और अगर आपने 7-8 साल रख लिए तो आप मुझे इस बात का जवाब देना, क्या उसके बाद कोई कहता है कि मैं दिन के 5 लाख रुपए कमाता हूं, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। अभी मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा इवेंट, उससे आपको पता लग जाएगा। अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के दौरान हमारे पास ब्लॉकेज थी, और हमारे पास करीबन 200 सीटें थी अ, उसके लिए, सऊदीया के लिए, रियाद सेक्टर पे। और हमने एक एक सीट 50-50 थाउजेंड के मार्कअप पे बेची है। और ऐसी बेची है कि नकरे में, कि नहीं लेना हो तो लीजिए, वरना आप आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरलाइंस अगर के साथ में हम लोग बिजनेस करते ही हैं, और अगर हम कोई गलत काम, अनएथिकल काम करते हैं, तो उसकी पेनल्टी को एडीएम बोलते हैं। जब मुझे मालूम है कि मेरे को डेल्टा के अंदर ही 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलेंगे, चलो ठीक है, कि अगर मैं डेल्टा की जब करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे हर टिकट के अंदर, तो मैं किस लिए करूं एयर कनाडा, या मैं एयर इंडिया क्यों करूं? तो ये कोई वन वे सेशन नहीं है। वन वे सेशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है, कोई कहना कि हाँ जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आ जाना, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, मैं बोलता रहूंगा, सुनते रहना, आपके पास तो ना बोलने का हक होगा ना सवाल पूछने का, वो भी 1 घंटा देंगे, उसमें सवाल पूछ लेना दो चार। ये वैसा नहीं। जब आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, आफ्टर ऑल मेन तो बिजनेस करना है ना, तो जब आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके सवालों को भी हम अच्छे से समझें। अगर ये अच्छी चीज नहीं है तो हमने सुना और हमने देखा, ठीक है, कि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो फिर आप डिसाइड करोगे, ठीक है, कि फॉरेक्स एक्चुअली क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसके क्या लूप होल्स हैं, उसके अंदर क्या पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और आपको ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वो बिजनेस आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और अगर आप वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करते तो जितने आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो आप उसके अंदर पैसे कैसे कमाओगे। फॉरेक्स का मतलब है यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी क्या है। साउथ अमेरिका की कुछ ऐसी टिकटें हैं जिन्हों के आपको अगर ब्रेकिंग करनी नहीं भी आती है तो भी यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि वो टिकट ही 2 लाख की बनती है और बिकती 10 लाख की है, ठीक है, उसके लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं कि आप ये टिकट दे दो, टिकट दे दो। गुड इवनिंग सर। हाय, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। 786 sir. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। यू गुड ऑल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर कैसे हो दलविंदर? सर इसकिना बढ़िया सर, बढ़िया सर। आप बताओ, ठीक हो? ऑल गुड। बहुत सारी फैक्टर थे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, मेरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फॉलो द रूल्स ऑफ योर ऑनलाइन क्लास, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज इट्स नॉट अ क्लास, ये क्लास नहीं है, ठीक है, तो इट्स अ कैजुअल चिट चैट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने शायद हमारे चैनल्स पे देखी हैं या हमारे थ्रू देखी हैं या हमने ही आपको दिखाई हैं, ठीक है, जो इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं या कुछ चीजों को बताती हैं, कुछ चीजों को उतना क्लियर नहीं करती हैं, ठीक है। आप हो सकता है कुछ और समझ रहे हो, रियलिटी कुछ और, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी क्या है, राइट, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ एयर टिकटिंग। तो मेन हमारा फोकस जो है वो तो एयर टिकटिंग पर ही है, ठीक है, कि एयर टिकटिंग बिजनेस है क्या, हम करते कैसे हैं, होता कैसे है, कितनी इसमें कमाई होती है, कितना खर्चा होता है, क्या हमेशा कमाई ही होती है, क्या जरूरी है कि हमेशा हमारी कमाई ही होगी? कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कमाई ना कर पाए, ठीक है, नुकसान होने के कोई चांसेस है, ठीक है। और अगर कमाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आज की क्लास का या आज की इस मीटिंग का ये है, जिसको हम क्लास की तरह नहीं ले रहे, आप लोगों के सवालों को ज्यादा एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो रियलिटी है वो आपको बताने की कोशिश करूँ। ओके।
द सेकेंड थिंग इज कि फॉरेक्स, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रैवल का एक ऐसा पार्ट है विच वी कैन नॉट सेपरेट विद इट, इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग पूरा कोर्स करते हैं ट्रैवल का, उसको उनके अंदर हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते, राइट। बट आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीजास कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ एयर टिकटिंग कर रहे हैं, देन ऑल्सो फॉरेक्स इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, ठीक है। तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेक्स एक्चुअली क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसके क्या लूप होल्स हैं, उसके अंदर क्या पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और आपको ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वो बिजनेस आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और अगर आप वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करते तो जितने आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो आप उसके अंदर पैसे कैसे कमाओगे। फॉरेक्स का मतलब है यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। चाहे आप जो मर्जी काम करो, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू डू इट एंटायर लाइफ, ठीक है। तो ये आज की क्लास के टॉपिक है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, जैसे कि मैंने बोला, डोंट टेक इट लाइक अ क्लास। आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपका नुकसान हुआ है, कोई आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं क्लाइंट ये कहता है, तो ये कोई वन वे सेशन नहीं है। वन वे सेशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। कोई कहना कि हाँ जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आ जाना, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, मैं बोलता रहूंगा, सुनते रहना, आपके पास तो ना बोलने का हक होगा ना सवाल पूछने का, वो भी 1 घंटा देंगे, उसमें सवाल पूछ लेना 2 4। ये वैसा नहीं। जब आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, आफ्टर ऑल मेन तो बिजनेस करना है ना, तो जब आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके सवालों को भी हम अच्छे से समझें, ठीक है। तो इट इज दैट पार्ट विच वी आर ट्राइंग टू डू टुडे। बताइए जिया, बताइए, स्टार्ट कीजिए, क्या सवाल है। सबसे पहले सर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बार आपने मेरे से पूछा था कि इंडिया के अंदर तो बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जिन्हों को एयर टिकटिंग नहीं आती, ठीक है, और हर एक किसी को मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, कितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं खुद ही मना कर देता हूँ एयर टिकटिंग मत सीखना आप, ठीक है। तो जब तक आप एयर टिकटिंग नहीं सीखते तब तक अगर आप थोड़ी सस्ती टिकट करना चाहते हो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, तो ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन से हम करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, या अकबर से करते हैं। इनमें भी जो बढ़िया है वो अकबर है या रिया है या ट्रिप जैक है, ठीक है। इसी ढंग से जैसे जिया आपने एक बार पूछा था कि पाकिस्तान का बता दीजिए, तो पाकिस्तान में ट्रैवल उस्ताद है, ठीक है। तो सिमिलरली आप ट्रैवल उस्ताद चेक कीजिएगा और उनके थ्रू कर सकते हैं आप। तो बिना सीखे भी आप एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंट वाली टिकटिंग कर पाएंगे। जो रियल फैक्ट्स हैं वो उतने नहीं कर पाएंगे, जो रियल फेयर को कम करना है वो शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, शायद क्या नहीं ही कर पाएंगे, बट बाकी आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, राइट। बोलो जिया, सवाल बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे वो वीडियो में हमने देखा था कि सरोज मैम कह रही थी कि हम सेगमेंट ब्रेक करके फेज को कम कर सकते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये हम स्पेसिफिक सेक्टर के लिए या स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए कर सकते हैं या ऑल सेक्टर में जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है उनके फेज को भी ब्रेक किया जा सकता है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। और इसी सवाल का मैं जवाब भी देना चाहता था कि सबसे पहली बात तो इस बात को समझना आप कि सेगमेंट ब्रेक करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं, ठीक है। पहली चीज, अगर ये अच्छी चीज नहीं है तो हमने सुना और हमने देखा, ठीक है, कि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो फिर आप डिसाइड करोगे, ठीक है। हर एक एयरलाइन का नहीं होता है, अगर इसका मैं प्लेन जवाब दूं तो, ठीक है। तो अगर आप वैसे भी चेक करो तो हमने भी कंटेंट में कई बार लिखा हुआ है कि हर एयरलाइन की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और इसको सीखने में 1 महीना लगता है। अगर कोई ये सोचे ना कि हाँ ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, कोई 1 क्लास में 2 क्लास में, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। कम से कम 1 महीना लगता है, उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है।
और फिर ये भी समझना पड़ता है कि किस किस एयरलाइन में ये होगा। तो जो ये करता है ना, वो पहले ही समझ जाता है कि ये इस एयरलाइन के अंदर होगा, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुका होता है कि ये इस एयरलाइन के अंदर होगा। वो टिकते ही सिर्फ उस एयरलाइन की बेच पर, वो किसी दूसरी एयरलाइन की टिकट बिकेगा ही नहीं। आप इस बात को समझिए। जब मुझे मालूम है कि मेरे को डेल्टा के अंदर ही 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलेंगे, चलो ठीक है, कि अगर मैं डेल्टा की जब करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे हर टिकट के अंदर, तो मैं किस लिए करूं एयर कनाडा, या मैं एयर इंडिया क्यों करूं? तो मुझे एयर इंडिया करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इन लोगों को ये बात पता होती है कि इन्हों को ये कौन सी एयरलाइन में करना है, और उसी एयरलाइन के अकॉर्डिंगली ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि हर एयरलाइन में होगा या नहीं होगा। जो इस काम को कर रहा है वो हर एयरलाइन का कर रहा है, वो कर ही वो एयरलाइन रहा है। जो इस काम को सीख जाएगा वो करेगा ही सिर्फ वो एयरलाइन, वो दूसरी एयरलाइन करेगा ही नहीं। और अगर आप ये सोचो कि आपने सीख लिया तो अब आपने क्योंकि जाना था लंदन और आपको यही वाली टिकट चाहिए थी तो आप उसको कर पाओगे, इस बात की कोई गारंटी गुड इवनिंग नहीं। सर। भी अपनी टिकट जब बुक करते हैं तो कई बार हम भी बिल्कुल जो सेम प्राइस आ रहा होता है उसी के ऊपर करके अपना ट्रैवल करते हैं। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और बताइए, और क्या सवाल, एनी अदर? सर इसमें एयरलाइन को कर सकते हैं कि ये वाली एयरलाइन इसी सेक्टर में हमें सेगमेंट ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, वो पता चल जाता है। वो हमारे को पहले से पता चल जाता है कि किस किस एयरलाइन में होगा, किस किस एयरलाइन में नहीं होगा, और ये चेंज होता रहता है। गुड इवनिंग सर। आपको बता दूं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होता है ये लॉन्ग हॉल के अंदर होता है, ठीक है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 2-2 लाख रुपए का फर्क भी आ जाता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो टिकटें ऐसी हैं जिसको टिकट बनानी आ जाए, ठीक है, तो वो बिना तोड़े भी लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका की कुछ ऐसी टिकटें हैं जिन्हों के आपको अगर ब्रेकिंग करनी नहीं भी आती है तो भी यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि वो टिकट ही 2 लाख की बनती है और बिकती 10 लाख की है, ठीक है। उसके लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं कि आप ये टिकट दे दो, टिकट दे दो, ठीक है। बट अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें तो 70% से ज्यादा उसके अंदर होता है, और ये चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। आप लोग देखते हो ना, स्लम्प आ गया जी, अच्छा वहां जा रहे थे, जाते जाते अब वो वाला रास्ता बंद हो गया, ये वाला रास्ता खुल गया। तो वो रास्ते इसीलिए बंद होते हैं, कौन सी कंट्री ने अपने दरवाजे बंद किए हैं? तो जो सस्ते वाला काम है वो बंद हुआ, महंगे वाला करेंगे, ठीक है। फिर जब उसमें उसका तोड़ निकलेगा, उसका कूपन आएगा, फिर करेंगे। सेगमेंट ब्रेकिंग एक अलग खेल है, कूपन एक अलग खेल है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। और बताइए, और क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सेगमेंट में जो ब्रेक करके लोग अर्न करते हैं, अ, वो अनएथिकल तो है ही है, लेकिन सर जो एडीएम आते हैं उसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करते होंगे, ये लोग कैसे करते हैं? ये सबसे मेन पॉइंट पर अब आए हो आप, ठीक है। चलो ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर दिस इज द टर्निंग पॉइंट। आपको इस बात को ही समझना है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि मेरे अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए है, आई हैव ओनली 20 लाख रुपीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब हम कोई बिजनेस करते हैं ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए हैं, उसके लिए एक कंपनी क्रिएट करना, फिर उस कंपनी के ऊपर आइटा लेना, फिर टिकटिंग शुरू करना, ठीक है। बस एक कंपनी ही कर पाएगा वो 2 कंपनी, 3 कंपनी नहीं कर पाएगा। 20 लाख रुपए आपके लिए हो सकता है किसी के लिए बड़ा अमाउंट लग रहा हो, किसी को छोटा अमाउंट लग रहा हो, ठीक है। तो जिसका बजट 20 लाख रुपए का है, या जिसके अकाउंट में जिसका बजट 2 लाख रुपए का, वो कह रहा है पर मेरे अकाउंट में तो 20 लाख पड़े हैं, 2 लाख का ही तो खर्चा है। 2 लाख का भी खर्चा नहीं है करने के लिए, खर्चा सिर्फ 1 लाख का, 1 लाख का भी नहीं है, ठीक है, उससे भी कम का खर्चा है, ठीक है।
तब भी वो एक ही कंपनी चला पाएगा। तो भी वही अगर ये सोचे ना भी 2 कंपनी चला पाएगा या 3 चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ये सोचे ना कि एक कंपनी खड़ी करने में, एक कंपनी का आइटा लेने में मेरे को सिर्फ 1 लाख से कम रुपए लग रहे हैं, ऐसे ही मैं दूसरी भी कर लूंगा, तीसरी भी कर लूंगा, तो वही होगा ना 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, वो ठीक है, जो आपकी स्टार्ट करने की कॉस्ट है वो उतनी ही है। ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे, ज्यादातर हर कंपनी कर रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर कोई कहे कि आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो, तो मैं इस बात को प्रूव नहीं कर सकता, पर मैं आपको इतना बता दूं, जो भी बड़ी ट्रैवल कंपनी होगी उसमें आप ये समझ लेना कि 80 to 90% कंपनीज ये काम कर रही हैं। वो खुश है, आप देखते हो ना, आप लोग जब नए नए, मेरे कितने स्टूडेंट है टिकटिंग वाले इसके अंदर अभी बैठे हैं, ठीक है, वो परेशान है, और जिन कंपनी से वो बात करते हैं वो बहुत खुश है। उनको जब उनके पास जब वो जाते हैं किसी काम से, तो कहते हैं यहाँ तो रोज पार्टी हो रही होती है, लाखों की करोड़ों की बातें हो रही होती हैं, और हम वही 100 200 500 1000 रुपए के लिए अड़े हुए हैं। ठीक है, तो कंपनी अपनी तो वही फेस चलता रहेगा। एडवर्टीजमेंट करनी है, गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी है, किस नाम से? स्काई स्कैनर के नाम से कर लो, एक्सपीडिया के नाम से कर लो, किसी भी एयरलाइन के नाम से कर लो। ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट पे जब तक आप एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए नहीं खर्चोगे, वो एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जब आप 10 लाख रुपए खर्चोगे, तब आपके पास करीब 2000 3000 क्वेरी आएंगी, उनमें से कुछ 100 कन्वर्ट होंगी, और वो 10 लाख रुपए आपको 1 करोड़ रुपए एक ही दिन के अंदर कमा कर देके जाएंगे। तो ये कंपनी एडी में वैसे भी बंद होना ही होना है। ठीक है, अगर कोई आपको ये बोले, चाहे आपकी कोई टीचर बोले, ठीक है, चाहे आपको कोई मर्जी बोले कि हाँ जी इतना ही एडीएम आएगा, इतना तो आप बर्दाश्त कर लोगे, भाई कितना आएगा कितना नहीं आएगा आपको भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम। ये मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं वो हो सकता है कि हाँ $10 $20 हो। ठीक है, पर जब ये काम रेगुलरली हो रहा है, तो अचानक आपके पास एडीएम $10,000 का भी आएगा। ठीक है, फिर उसको आप भुगत लो या फिर कंपनी बंद कर लो। ठीक है, तो अब कंपनी आपने खोली है, सुनो एक और बात। ठीक है,
आई होप इस सवाल ने आपके सवाल का जवाब दे दिया, इस जवाब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है विवेक, ठीक है। अब किसी एक इंसान ने हमारी बातें सुन के, किसी की बातें सुन के, पहली बात तो कोई कमिटमेंट कोई कैसे कह सकता है कि हाँ जी मैं आपका प्रॉफिट डबल कर दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ अपने हाथ में है। कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, रास्ते पे चलना तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो इस बात को आप समझो कि किसी ने कंपनी खोली, 2 लाख रुपए खर्चे, 10 लाख खर्चे, 2 साल घसीटी, 3 साल घसीटी, 4 साल घसीटता रहा, 10 साल घसीटी, आखिर में उसको बूढ़े होते होते इस बात की समझ आ गई कि भाई ये काम ऐसे होता है। ठीक है, जब उसको ये बात समझ में आ गई तो उसने कहा कि चलो लेट्स टेक द लास्ट ब्रेथ। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अखबारों में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनी हैं, नॉर्मल काम चलाते रहे, घसीट भी नहीं रहे थे, हर महीने 10 लाख रुपए कमाते थे, काम सारा आ गया। कितने ऐसे हैं टिकटिंग वाले हमारे स्टूडेंट, ठीक है, अपने घर पे बैठ के हर रोज के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, अब मालूम है कि अब उम्र हो गई, अब इतना नहीं करना, अब इकट्ठे एडवर्टाइज करो, और ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए आईटा लाइसेंस चाहिए। एयर टिकटिंग की एडवर्टीजमेंट जब आप गूगल पर डालते हो, ठीक है, सबसे फास्ट ही गूगल एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो वो बिना आईटा नंबर के देता नहीं, इसीलिए लाइन लगी हुई है आईटा नंबर लेने की। आईटा नंबर लेने के लिए जीडीएस का नंबर चाहिए। ठीक है, मतलब जीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो जीडीएस सर्टिफिकेट के लिए इसलिए कोड है। ठीक है, तो आई होप दिस अगेन आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैं अगला, जिया आपके सवाल लेने से पहले मैं स्किना का सवाल लेता हूँ, फिर आपसे सवाल लेंगे। बोलो स्किना, क्या सवाल है? सर एडीएम क्या होता है, क्योंकि मुझे ये टिकटिंग का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। बताओ भाई, कौन बताएगा? निखिल? विवेक बता देगा भाई। सर आपसे अच्छा तो नहीं बता सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा। आपने मुझे कहा है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरलाइंस अगर के साथ में हम लोग बिजनेस करते ही हैं, और अगर हम कोई गलत काम, अनएथिकल काम करते हैं, तो उसकी पेनल्टी को एडीएम बोलते हैं। क्या? बताओ निखिल, आप बताओ। Yes, sir, ADM is auto debit manual. जब सर हम कोई अनएथिकल या बाय मिस्टेक कुछ भी गलती हो जाती है तो हमें ऑटो डेबिट मतलब आ जाता है सर। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो आपने अगर कुछ भी गलत किया है तो जो पेनल्टी लगेगी, जो आपको नुकसान देना पड़ेगा, वो आएगा किसकी तरफ से आता सर वो? एयरलाइन। एयरलाइंस की तरफ से। ओके। ठीक है, अब आप मत दो। आप यही कहोगे ना कि भाई एडीएम आ गया नहीं देंगे, 10,000 लाख का आ गया, जितने का भी आ गया नहीं देंगे, तो कंपनी बंद, वो आईटा बंद। तो नुकसान यही है कि वो आपका आईटा बंद, इसीलिए आईटा मिलना मुश्किल है। जब इतने हमारे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल करते हैं इस बात के लिए कि भाई हमारे को जीडीएस नहीं मिल रहा, हम जीडीएस मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डिटेल में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि भाई जब आप उनसे जीडीएस मांगते हो ना, अगर उन्हें आपसे बात करके ऐसा लगा कि ये इंसान डोंकी वाला काम करेगा, साउथ अमेरिका वाला काम करेगा, वो नहीं देंगे। आपने, किसी ने भी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, किसी ने भी गलत कंपनी खोली, ठीक है, अमेडियस ले लिया, गैलीलियो ले लिया, ठीक है, और बंद कर दिया, उसने तो पेनल्टी दी नहीं, तो स्क्रूटिनी तो इनकी भी हो रही है ना कि भाई आपने आपने कैसे दिया? आप तो ग्राउंड पे हो, आईटा तो ग्राउंड पे नहीं है। ठीक है, आईटा नंबर तो चलो मिल गया, पर ग्राउंड रियलिटी तो जीडीएस देख ही रहा है ना। उनका काम है कि ट्रैवल एजेंट को वेरीफाई करे कि हाँ ये ट्रैवल एजेंट जो है ये कुछ गलत नहीं करेगा। अगर ये ट्रैवल एजेंट कुछ गलत कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, इसको जीडीएस मत दो। इसीलिए अगर जीडीएस आपको कहता है आप रेफरेंस नंबर लेकर आओ, किसी से बोल दो वेरिफिकेशन, किसी से आप रेफरेंस लेटर दे दो, भाई कोई नहीं देता रेफरेंस लेटर, कोई भी नहीं देगा। इट इज लाइक हिटिंग द वॉल।
आप घूमते रहो कि हाँ रेफरेंस लेटर दे दो, कोई रेफरेंस लेटर दे दे, कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका होता है कि जीडीएस का फटाफट सर्टिफिकेट लें, वो सर्टिफिकेट लगता है, आईटा आ जाता है। आईटा आ जाता है तो फिर एक ऑब्लिगेशन हो जाती है जीडीएस को कि वो जीडीएस दे, तो वो जीडीएस दे देता है। जब जीडीएस आ गया तो आपको टिकट ब्रेक करनी आती है, आपने धगाधक टिकटें ब्रेक की, ठीक है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप होगी तो आपका नाम जुड़ा हुआ है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड होगी तो वो खत्म हो जाता है, कंपनी खत्म होती है तो सब खत्म, डायरेक्टर साफ निकल आता है। आप सब लोग कितने आप में से हैं किसी दिन ऐसी ये क्लास भी करेंगे कि भाई कंपनी फॉर्म करने का क्या मतलब है? तो बहुत सारे, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम प्रोप्राइटरशिप कर लें, सस्ता काम है, ठीक है, कर भी लेते हैं। भाई प्रोप्राइटरशिप ही कंपनी है, कंपनी ही प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया तो प्रोप्राइटर जेल में जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंपनी पे पहले केस बनेगा, डायरेक्टर के ऊपर बाद में बनेगा, ठीक है। डायरेक्टर के एसेट्स नहीं आएंगे बीच में, कंपनी के एसेट्स आएंगे बीच में, ठीक है। कंपनी के पास कितने एसेट्स होते हैं? वो तो डायरेक्टर पहले ही निकाल चुका होता है यहां वहां करके, वो तो उसकी बीवी के नाम पे, अपनी जिसके भी जितने भी इसके रिलेशन है, छुपे हुए दबे हुए, उनके नाम पे सारी जमीनें हैं, ठीक है। तो करते रहो जो मर्जी, राइट। जिसने गलत काम करना है वो तो पूरे ढंग से गलत काम कर रहा है ना, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब नहीं करना है, ये मत सोचना कि ये करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है, राइट। Sir, in a layman language, what is segment breaking? Because we are not ticketing student, but we actually want to know. मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सेगमेंट ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि आप जब नॉर्मली फेयर चेक करते हो, सबसे पहले तो एक जब एंड यूजर है, एक नॉर्मल इंसान जो है, ठीक है, उसको अगर फेयर चेक करना है तो वो सिर्फ गूगल में ही डाल देगा ना दिल्ली न्यूयॉर्क फेयर, तो गूगल ही जवाब देता है। भाई गूगल कहता है मैं क्यों पीछे हटूं, गूगल फ्लाइट्स, ठीक है, वही जवाब देता है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, उसको यही नहीं मालूम एक्सपीडिया कोई चीज है, मेक माई ट्रिप कोई चीज है, ठीक है, स्काई स्कैनर पे जाके करना है, तो गूगल उसे सब बता देता है धीरे धीरे, क्योंकि वो पहली बार नाम देखता है तो स्काई स्कैनर पे बिलीव नहीं करता, जबकि स्काई स्कैनर इज अ बिग नेम, ठीक है। तो उसको फेयर पता लग जाता है। यही जब हम B2B सिस्टम पे चेक करते हैं, एक इंसान गूगल पे चेक कर रहा है, दूसरा जैसे मैंने बताया रिया, अकबर या ट्रैवल उस्ताद, ठीक है, वो उसके ऊपर कर रहा है, तो वहीं पर ही थोड़ा सस्ता हो जाता है, बहुत सस्ता नहीं, थोड़ा सस्ता हो जाता है। यही तीसरा एजेंट जो है वो जीडीएस के ऊपर कर रहा है, तो और थोड़ा सस्ता हो जाता है। अब जो जीडीएस वाला होता है, असल में जो जीडीएस वाला है ना, उसको सिर्फ एक शांति वाला कमरा और कंप्यूटर चाहिए बढ़िया, उसको अपनी लाइफ में फिर कुछ भी नहीं चाहिए, उसके कंप्यूटर में से पैसे निकल के आते हैं, ठीक है, वो जितने जाता है उतने निकालता है, ठीक है। जिसके पास जीडीएस आ जाता है उसको फिर एक्चुअली में किसी की जरूरत नहीं है, रास्ता किसी ने चलो शुरुआत में दिखा दिया, उसके बाद अगर वो उस पर लगा रहेगा तो इट्स एंडलेस, ठीक है। वो देखते देखते किसी दिन समझ जाता है, या तो 4 साल में, 5 साल में, नहीं तो कहीं से सीख के समझ जाता है कि जो फेयर जीडीएस पे आ रहा है, जीडीएस पे जो टिकट की क्लासेस होती हैं उसमें भी इकोनॉमी क्लास है, आप भी लंदन जा रहे हो, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, मैं भी इकोनॉमी क्लास में जा रहा हूँ, आप भी इकोनॉमी क्लास में जा रहे हो, हम दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। मैंने वही टिकट 40,000 की बुक की, आपने वही टिकट 35,000 की बुक की, और की भी सेम डेट पर। तो इकोनॉमी के अंदर ही अलग अलग क्लासेस हैं, उन क्लासेस से पता चल जाता है हमारे को कि ये लोएस्ट क्लास है या मिडिल क्लास है। तो जब हम फ्लाइट चेक करते हैं तो वो दिखा रहा होता है कि ये लोएस्ट क्लास नहीं है, और जिसको जीडीएस आता है उसको पता होता है कि ये लोएस्ट नहीं, तो वो वही सेगमेंट ब्रेकिंग का कमांड वगैरह डाल के, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। मल्टीपल चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं है कि एक वीडियो देख ली चलो बात बन जाएगी, ठीक है। वो उसको डाल डूल के उसके लोएस्ट को निकाल देता है, इसे कहते हैं सेगमेंट ब्रेकिंग। वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। अनएथिकल, एक तो एयरलाइन नेचुरल अपना कनेक्शन बना रही है, जैसे मैंने कहा ना लॉन्ग हॉल पे ज्यादा होता है, ठीक है, वो मैरिड सेगमेंट की जगह अनमैरिड सेगमेंट को उनकी शादी करा देता है,
कि भाई वो एयरलाइन कह रही है ये वाली फ्लाइट लो, वो कहता है नहीं ये वाली नहीं लूंगा, ये वाली इसके साथ जोड़ूंगा और ऐसे करके फेयर बना दूंगा। ठीक है, वो फेयर सस्ता हो जाता है। इसे कहते हैं सेगमेंट ब्रेक कर देना। भाई एयरलाइन ने एक आपको नेचुरल सेगमेंट दिया, एक नॉर्मल क्लास दी, आपने कहा कि नहीं देखें सिस्टम में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ऐसे वैसे देखता है, कर लेता है। समझ में आया सेगमेंट ब्रेकिंग क्या होता है? और पूछिए क्या सवाल है। सर ये ट्रैवल बुटीक आपने बताया रिया और अकबर ट्रैवल्स, हाँ जी, ये B2C ट्रैवल्स है या B2B ट्रैवल है? B2B भी अगर है मेरे और के B2C भी होंगे ना सर जी। बिल्कुल ठीक बोला विवेक ने, ये B2C ही है। देखो भाई ऐसा है, जब कोई पहली बार थाईलैंड जाता है ना, ठीक है, तो वो पहली बार जा रहा है थाईलैंड, पहली बार हवाई जहाज में बैठा, सबसे सस्ती डेस्टिनेशन इंटरनेशनल वही है और जाके मजा भी आता है थोड़ा बहुत इन लोगों को। ठीक है, तो वहां पहुंचते ही उसके पास दिमाग में ये आ चुका होता है कि अब मेरे को ट्रैवल एजेंट बनना है, क्योंकि मैंने जैसे भी लिया जिससे भी लिया उसने कम से कम 5-10 हजार रुपए कमाए हैं, अब मैं ट्रैवल एजेंट बन जाऊंगा और मैं भी ऐसे लाखों कमाऊंगा। इसी ढंग से जब कोई पहली बार वीजा ले लेता है, जब वीजा ले लेता है तो उसे लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान था, इसने मुझसे 15 लाख ले लिए, अब मैं भी यही काम करूंगा। तो ये वीजा एजेंट बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं इसलिए, और ट्रैवल एजेंट भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो भी ट्रैवल एजेंट बनना चाहता है, तो ये जितने भी रिया अकबर हैं कहते हैं कि आप बस जुड़ जाओ, आप ट्रैवल एजेंट। इनके पास जो भी आप भी ले लोगे लॉगिन, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लीजिए बिल्कुल लीजिए। ठीक है, और कल को आप लोग भी अपनी कंपनी बड़ी बनाकर आप भी आगे लॉगिन कीजिए। ठीक है, इन्हों के पास जिनको भी ये लॉगिन देते हैं 90% जो है वो कभी 3 महीने में एक बुकिंग करते हैं, 90% लोग। ठीक है, और बाकी जो 10% बचे उसमें से भी सिर्फ आधे ही हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो रेगुलरली बुकिंग कर रहे हैं। तो ये तो इस इमोशन का फायदा उठा रहे हैं कि आपको लगता है कि आप एजेंट हो, तो हम आपको बिलीव करा देते हैं कि आप एजेंट हो, पर आप एजेंट हो नहीं। ठीक है, वो वाली तो कहानी नहीं है। आप किसी जिससे भी ले रहे हो, अकबर से ले रहे हो, रिया से ले रहे हो, ले लो, बिल्कुल ले लो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि सर किसी दिन आपके ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस जाओगे तो आपको वहां पर भी हमारे ही स्टूडेंट बैठे हुए मिलेंगे, काम कर रहे होंगे, वो सब के सब GDS के ऊपर ही काम कर रहे हैं। भाई ये लोग क्यों अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहे? ये क्यों अमेडियस के ऊपर या गैलीलियो के ऊपर काम कर रहे हैं? इस बात को समझो ना, तो असली काम तो वही है। ठीक है, तो जब आपने ये सिस्टम ले लिया तो आप अमेडियस और जो रियल सिस्टम है उससे तो दूर हो गए, क्योंकि ये तो आपको ईज दे रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ आराम से हो जाएगा, कर लो। सर मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ अपना अर्ली एज का, जिस समय मैं आई एम सॉरी फॉर दैट अगर सर आपको डिस्टर्ब किया होगा। सर मैं 2007 से ट्रेवल एजेंट हूँ। तो शुरुआत में मैंने सर जैसे भी करके फर्स्ट जो GDS डलवाया था वो सेबर डलवाया था। तो मैं क्या करता था उस समय, मतलब गल्फ कंट्रीज में मैं काम करता था, तो मैं सेबर से सर जो सऊदी अरब एयरलाइंस की फेयर होता था ना सस्ता, वो मैं विक्टर क्लास का उठा लेता था पहले, मतलब सेव कर लेता था कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता था, मुझे लगता था कि वो मेरे को मतलब मुझे ही सेल करना है, तो मैं उसकी मान लीजिए 7 सीटें आ रही हैं या 9 सीटें आ रही हैं, तो मैं उसकी 9 की 9 सीट ब्लॉक करके नाम से, किसी भी नाम से, और 2-3 घंटे या 4-5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो कस्टमर मेरे पास वापस आता था और उसको मैं जो फेयर मेरे को जो फेयर होता था मैं उसको कैंसिल किया, फिर उसको नाम चढ़ा के उसको दे देता था। ये सर मैं GDS से किया था मैंने कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इतने टाइम से हो इसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा जरूर याद होगा, आपने ट्रैक किया हो या ना किया हो। ठीक नहीं है, सर, मैं बनाने को तो सर पेनल्टी दी है मैंने, ADM बहुत दिए हैं। मैंने शुरुआत में अकबर के साथ में काम किया था। मैंने सर कभी भी मतलब जैसे भी मुझे बताया अकबर ने कि भाई आपके पास इतना ADM है, तो मैंने उसको दिया। फिर धीरे धीरे सर मैंने ट्रैक अपना बदल लिया। फिर मैं ग्रुप फेयर में मैं आ गया सर। उसमें मैंने एडवांस लेना स्टार्ट कर दिया एयरलाइंसों से, कि एयर अरेबिया से ले लिया, फिर जजीरा से ले लिया, फिर LCC एयरलाइंस में मैं चला गया कि ठीक है मैं गलत काम नहीं करूंगा, एडवांस देख के है ना 25% या 50% करके कर लूंगा, वो सीटें मेरी है, फिर मैं उसको चाहे कैसे भी बेचूं। मेरे को जब मेरा मन होता है सर, मैं एक एक दिन में एक
जितनी अगर आपकी फीस भी है मैं उतनी भी ले लेता हूँ, ऊपर वाले की उससे। सच बोल रहा हूँ सर। हमारी तो फीस ही बहुत कम है भाई। सर लेकिन मैं छोटी बात रखना पसंद करता हूँ, मेरे को छोटी बात करने में ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे बड़ा बॉल बड़े से डर लगता है सर। ये कहते हैं सीरीज फेयर, ठीक है, जी एंड सीरीज पे बल्क सर। बल्क बाइंग, ठीक है। जी जी। तो ऑब्वियसली ये किया जा सकता है। पर जैसे आपने बताया ना कि 2007 से आप हो इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। और यही सवाल मैंने सुमित से भी पूछा था, जिसने आपको इतना एजुकेट किया, और अच्छी बात है, ठीक है। हर एक चीज से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। कि 2007 में आपने स्टार्ट किया, तो आपको कितने साल लगे किसी भी एयरलाइन से रियल, क्या कहते हैं, बेनिफिट ले पाने में? सर रिलेशन मैटर्स करता है सर, पहला। और मेरे को 15 साल की जर्नी हो गई और किसी भी उतार चढ़ाव पे मैंने अपना विश्वास नहीं खोया। हर आदमी को ये रखा कि नहीं, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जीत निश्चित है। सर बिल्कुल। अभी मैं बताऊं इस साल भी क्या हुआ था कि मैंने गो एयरवेज में सीरीज उठाया था। मतलब मैंने स्टार्ट किया जून जुलाई अगस्त सितंबर, और मैंने 28 लाख रुपीज एडवांस किए थे आबू धाबी के लिए। दिल्ली आबू धाबी चलती थी सर उसमें, और वो चली गई, गायब हो गई मार्केट से। हम लोग बैठे रह गए, हमने कहा कोई बात नहीं। हमने फिर मेहनत किया सर, और ईश्वर ने मेरे को वो पैसा मेरा वापस कर दिया। अब हम प्रॉफिट में फिर दोबारा आ गए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब यहाँ पर फिर भी मेरा सवाल जो है अभी अनआंसर्ड है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपने तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ काम किया। अब यहाँ पर यही चीज इतने सारे और भी जो हैं वो सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इसमें आए तो उसको कम से कम कितने दिन, कितने साल या कितने महीने डेडिकेशन रखनी चाहिए? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि डेडिकेशन तो अपने काम के लिए हमेशा रखनी चाहिए। सीखने के लिए आदमी बना हुआ है, हर रोज सीखे, हर रोज करे, लेकिन कम से कम मेरी नजर में सर 7 से 10 साल चाहिए इस पूरी इंडस्ट्रीज को समझने के लिए। ये देखिए, 7 से 10 साल चाहिए। जो आप में से घबरा जाते हैं ना कि आज हमने काम शुरू किया है, आज ही पहली टिकट आई और वही किसी और ने सस्ती दे दी, मैं नहीं दे पाया, तो ये आपके लिए नहीं है। और अगर आपने 7-8 साल रख लिए, तो आप मुझे इस बात का जवाब देना विवेक, क्या उसके बाद कोई कहता है कि मैं दिन के 5 लाख रुपए कमाता हूं, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। अभी मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा इवेंट, उससे आपको पता लग जाएगा। अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के दौरान हमारे पास ब्लॉकेज थी, और हमारे पास करीबन 200 सीटें थी अ, उसके लिए, सऊदीया के लिए, रियाद सेक्टर पे, हमने सऊदी अरब एयरलाइंस पे। और हमने एक एक सीट 50,000 के मार्कअप पे बेची है। और ऐसी बेची है कि नखरे में, कि नहीं लेना हो तो लीजिए, वरना आप बात मत कीजिए। यही बात हम बोलते हैं कि जब तक आप किसी चीज के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक कैसे करोगे। अब मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे विवेक। जब आप इतने पुराने हो तो आपको ध्यान है स्प्रिंग ट्रैवल्स करके कंपनी हुआ करती थी? हाँ सर, एक स्प्रिंग ट्रेवल्स, वो शायद आइटा थी, और वाया के साथ में चली थी कुछ, वाया वाया। के साथ नहीं, विन्नी के साथ। हाँ शायद, हाँ जो बिल्कुल सही। स्प्रिंग ट्रैवल यही गेम था, खत्म हो गई, एकदम गायब हो गई। हाँ वो एकदम गायब हुई थी सर, ये 2007-8 की ही बात है शायद, बिल्कुल ठीक। गायब होने की। 2009 की बात है, हाँ। ठीक है, जिसमें ये गायब हुए। जब सबसे ज्यादा जो इनका शोर था वो 2007 में, 2008 में था, ठीक है। दिल्ली टाइम्स के अंदर 3 फुल पेज की एडवर्टीजमेंट आती थी, 3 फुल पेज इनकी एडवर्टीजमेंट होती थी। ठीक है, स्क्रॉल कीजिएगा कभी आर्काइव्स, ठीक है, तो आपको ये न्यूज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हजारों करोड़, जितने भी करोड़ किए, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर मेरे पास है नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग विच दे डिड एंड दे वर ऑल गॉन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। Sir, what they did, the वही, problem क्या is कहते हैं, देखो, segmentation. जब आपने इतने ज्यादा करोड़ों की टिकटें बेच दी, ठीक है, और उसको भी कम करके, सेगमेंट ब्रेक करके, उसके बाद एडीएम आने से पहले, एक तो एडीएम आएगा उससे पहले, और जो 15 दिन का आपको साइकिल मिला हुआ, 30 दिन का साइकिल मिला हुआ है आईटा की तरफ से पेमेंट करने का, वो 30 दिन की भी जो आपके पास पैसे थे, वो भी 200-300 करोड़ जो थे, वो पेमेंट डेट आने से पहले ही आप गायब।
समझे आप? हाँ आप जी। देखो ना, क्रेडिट देते हो, मान लो कि कोई भी कुछ भी बेचता है, अगर कोई मोबाइल बेचता है, आप लोग समझ लो कि आप मोबाइल बेचते हो, ठीक है, और मैं आपका डीलर हूँ 10 साल से, ठीक है, और आप मेरे को क्रेडिट देते हो, और मैं आपसे 2 करोड़ के मोबाइल खरीद लेता हूँ कि हाँ अभी मैं इस अगले महीने आपको पैसे दे दूंगा। अब वो 2 करोड़ के मोबाइल मैं 1.5 करोड़ में बेच देता हूँ, धड़ल्ले से बिक जाएंगे, ठीक है, कैश पे बेचूंगा, जिसको आना है रात को मेरे घर आओ लेकर जाओ, ठीक है, आधे रेट पे बेच, ठीक है। तो इन कई कंपनीज ने ऐसे किया कि मालूम है 30 दिन के बाद पैसे देने हैं, टिकट आ रही है 1-1 लाख की, नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, मालूम है बिक जाएगी, 1 लाख की टिकट बेचेंगे 40,000 की, ठीक है, कैश पैसा चाहिए खड़ा, लोग लेकर आएंगे, पैसा इकट्ठा होगा, गायब, ठीक है। 2,50,000 फॉरेक्स, फॉरेक्स आ गया ना, 2,50,000 US डॉलर के बराबर पैसा हम लेकर जा सकते हैं बाहर। और कहाँ लेकर जा सकते हैं? ठीक है, रमजान चल रहा है, सऊदी अरेबिया लेकर जा सकते हैं, लीगली, लीगली, ठीक है, RBI ने अलाउ किया हुआ, ठीक है। तो चीजें कनेक्टेड हैं, दुनिया पूरी कनेक्टेड ही है, इस बात को याद रखना, ठीक है। बाकी क्या कैसे हो रहा है ये इतना आप सोच सकते हो, मैं थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछो क्या सवाल है रोहित। सर ये शुरू कैसे करना चाहिए टिकटिंग? मान लो गैलीलियो से करना चाहिए, अमेडियस से, कौन बेटर है, क्या थोड़ा आइडिया दोगे आप किस हिसाब से क्या है? अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टार्ट करना चाहिए अमेडियस से, ठीक है। पहली ओके। बात तो दोनों ही बराबर है, ठीक है। जैसे विवेक ने कहा कि उसने सैबरे से किया था, ठीक है, सैबरे अब मिलता ही नहीं है नहीं, कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, पर अब मिलता नहीं है। बेंगलोर में ऑफिस भी दिखाता है, पर आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे, जो पुराने चल रहे हैं उन्हीं के साथ कनेक्शन है, ठीक है। नहीं तो अमेरिका के अंदर ये लीड करता है। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, जैसे विवेक की कंपनी है या और भी कई है आप में से, ठीक है, तो आपके पास सैबरे भी होगा, अमेडियस भी होगा, गैलीलियो भी होगा, फिर आपके पास सब कुछ होगा। तो स्पेलिंग बताना आप, सर इसकी एक बार। ये मेरे पास PDF है, मैं आपको दे दूं। श्योर सर। बस अमेडियस का क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, गैलीलियो की क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप लोग क्लास में आए हो, कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। आइटा की क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसका PDF आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, उसमें उनकी ईमेल ID। थर्ड वन इज सैबरे समथिंग, वो कह रहा था सर। SABRE, कोई सेबर बोलता है, कोई सैबरे बोलता है, ठीक है, SABRE, ठीक है। और जब आप गैलीलियो लिख रहे हो गूगल पे, या सैबरे लिख रहे हो, या अमेडियस लिख रहे हो, AMADEUS, तो आप साथ में ट्रैवल भी लिखो, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपको कई बार गूगल पे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अमेडियस नाम से भी अलग अलग चीजें हैं, अलग एक कंपनी है, ठीक है। गैलीलियो तो वैसे ही आप लोग जानते हैं, सब फेमस नेम, एंड सैबरे ऑल्सो, ठीक है। पूछो जिया क्या सवाल है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ग्रुप बुकिंग होती है बल्क बाइंग वो कैसे करते हैं? उसके लिए भी काम जरूरी होता है या कोई भी बंदा ले सकता है ना आया? देखो, अगर इसका मैं बिल्कुल सही जवाब दूं तो मैं कहूंगा जरूरी तो नहीं होता, ठीक है, बट बिना उसके होता भी नहीं है। एयरलाइन आपको पहचानती ही नहीं है भाई, आप इस बात को समझो, वो टाइम चला गया, ठीक है। 2007 की बात की विवेक ने, आप बात करो 1999 की, 2001 की, 2002 की, तो मैं बोलता ना कि 10 एयरलाइन वाले यहाँ आ जाओ, हम क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास लेंगे, यहाँ बैठ के हमारे स्टूडेंट को जवाब देना, 10 की जगह 20 बैठे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, दरवाजा खटका के 1-1 घंटा इंतजार करते थे कि हाँ जी हमारी टिकट, वो टाइम हुआ करता था, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है, तब जिन्होंने किया वो अभी भी फायदे उठा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको अब कहना है कि मैं, आप अपने आप को चाहे वीजा एजेंट बोलो, चाहे ट्रैवल एजेंट बोलो, चाहे टिकटिंग एजेंट बोलो, जब तक आइटा नहीं है कोई ट्रस्ट ही नहीं कर। और ये भी मैं आपको बता दूं साथ में डिस्क्लेमर, मान लीजिएगा आप ये सोचो कि आइटा लेते ही दुनिया बदल जाएगी, दुनिया तब भी नहीं बदलेगी, तब भी दुनिया बदलने में, आपको लोगों को विश्वास कराने में तब भी आपको टाइम लगेगा, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। आप ये सोचो कि आज मैंने कहा एयरलाइन को ग्रुप बुकिंग करते हैं, उन्होंने कहा आइटा नंबर, तो कहानी वहीं रुक गई, ठीक है। फिर कल मैंने आइटा नंबर ले लिया, फिर मैंने कहा ग्रुप बुकिंग करते हैं,
तो मैंने, उन्होंने कहा आईटा नंबर, मैंने आईटा नंबर भी दे दिया, तो भी नचा देंगे। हम, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टूडेंट है हमारी, टेस्टिमोनियल कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कितना तंग किया एयर इंडिया वालों ने। 10 लाख, 10 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 3 लाख पे जाके काम बना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एयरलाइन बहुत तंग करती है पंजाब में। तो और भी कंपनीज हैं जो बहुत तंग करती हैं। ठीक है, आपको टिकट, आपने आईटा ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप टिकट इशू नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, तब बात बने। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछो क्या सवाल है मोहित। सर ये सैबरे ट्रेवल, मेडियस और गैलीलियो, सर टिकटिंग की मेरी पहली क्लास है सर। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि टिकटिंग, क्योंकि वीजा के साथ साथ जो मेरे को भेजने हैं ना, उसके साथ मेरे को टिकटिंग भी ताकि सस्ती पड़े सर थोड़ा सा। तो ये मेडियस ट्रेवल, और ये क्या ऑफिशियल वेबसाइट है सर इन्हीं की तरह ही? अब सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि आप एक चीज कर रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो और मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो, बड़ी वैल्यू करता हूँ मैं आपकी, और आप अपने काम में बहुत आगे हो और आगे रहोगे और भी आगे जाओगे। अभी आपके लिए 1 साल तक टिकटिंग के बारे में सोचना ठीक नहीं है। ओके सर। अगर अभी 1 साल कम से कम आप ये सोचो कि आपने सिर्फ वीजा पे ही कंसंट्रेट करना है, टिकटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कनाडा की एक फाइल लॉन्च कर दिया सर मैंने। बहुत बढ़िया किया आपने। ठीक है, पर आप अभी मत करना। अभी आप जो मैंने बाकी नाम बताए, जैसे रिया, अकबर, उनके थ्रू करो, नहीं तो जैसे किसी का नंबर दे देंगे आपको, तो उनके थैंक थ्रू। यू। जब वो काम हो जाएगा, जब आप कम से कम 50 इंटरनेशनल टिकटें करवा लोगे कहीं ना कहीं से जैसे तैसे, उसके बाद टिकटिंग का कोर्स करने की, हमको तो आप ऐसे ही देते करते तो, ठीक है, या किसको भी, जिसको भी देते या ना देते। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और बताइए, और कोई सवाल? बोलो, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। पंजाब में ट्रैवल के हर काम के लिए डीसी लाइसेंस लेना पड़ता है। पंजाब के अंदर आप चाहे ट्रैवल का कुछ भी काम कर रहे हो, आइल्स का सेंटर खोल रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉरेक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर हम फॉरेक्स का लाइसेंस लेंगे, तो ये लाइसेंस आरबीआई जो है, फेमा, इनों की रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए भी हम आरबीआई की साइट पे जाके करते हैं। मिलेगा किसको? जिसके पास कम से कम 25 लाख रुपए हों। ठीक है, और एक तरह से वो सिक्योरिटी की तरह भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, और कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसको मिलेगा। ठीक है, अब क्या इसके अंदर बहुत सारी कमाई है। ठीक है, तो कमाई कितनी है और कितनी नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल जैसा है जैसा आरबीआई कहता है, अगर वैसा चलेगा तो करोड़ों तो भूल जाओ। ठीक है, अगर कोई वैसा नहीं चलता तो हर रोज करोड़ों, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आरबीआई क्या कहता है। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपने लाइसेंस ले लिया, अगर आप 2 ऑफिस खोलोगे तो 50 लाख, एक खोलोगे तो 25 लाख। ठीक है, 2 से ज्यादा भी खोल सकते हो जब 50 लाख से आपने किया तो। ठीक है, फिर उसके बाद जो करेंसी आप, क्योंकि आपके पास कोई आएगा जो कहेगा कि मुझे करेंसी दे दो। अगर मेरे को लंदन जाना है तो मैं बोलूंगा कि मेरे को आप क्विड, पाउंड दे दो। ठीक है, क्विड बोलते हैं पाउंड को ब्रिटेन में। ठीक है, कॉमनली हम लोग इसे क्विड बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा मुझे आप पाउंड दे दो। ठीक है, तो अगर आप फॉरेक्स बेच रहे हो तो आपके पास पाउंड होने चाहिए ना। अब आपने पाउंड किससे खरीदे? आप तो खुद एक फॉरेक्स कंपनी हो। ठीक है, आपको पाउंड आरबीआई बेचता है। तो जैसे हम, अगर मोबाइल की शॉप है हमारी, तो हम क्या कहते हैं, एप्पल से आईफोन खरीद के बैठे हैं ना। ठीक है, तो ये आरबीआई से हम खरीद के बैठे हैं उनके रूल के अकॉर्डिंग। तो आरबीआई कहता है कि हर रोज का बाइंग का रेट और सेलिंग का रेट आप पब्लिश करके चलोगे। वो रेट कौन बताता है? वो आरबीआई बताता है। ठीक है, कि हाँ जी ये आज का रेट है। सैटरडे संडे को फ्राइडे वाला रेट रहता है। फ्राइडे को मार्केट बंद हो जाती है तो वही रेट चलता है। ठीक है, तो अगर मैं $100 खरीद रहा हूं या 100 पाउंड खरीद रहा हूं, तो 107 रुपए का एक पाउंड है खरीदने के लिए।
और उसी दिन मैं 100 पाउंड बेच रहा हूं, तो 104 रुपए का पाउंड है जब हम बेचते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर हम फॉरेन करेंसी को जब बेचते हैं तो वो हमारे को कम पैसे देती है, जब खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसे लेने होते हैं। तो ये रेट आरबीआई निकालता है। ठीक है, और कहता है इसके ऊपर 6% का मार्जिन होता है एजेंट का, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्टली क्या है वो अंदर जब घुसेंगे तब पता चलेगा, उससे ज्यादा कम भी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और फायदा ये होता है जब हम आरबीआई की रेगुलेशंस फॉलो करते हैं कि अगर किसी ने हमारे को गलत करेंसी दे दी, तो आप फॉरेन करेंसी किसी से खरीद भी तो रहे हो, फॉरनर आया, बड़ा सुंदर सा था, सुंदर सी थी, उसने कहा येलो पाउंड, आपने ले लिए, जो भी रेट था वो सारे पाउंड नकली निकले। ठीक है, तो 3000 पाउंड तक की आरबीआई जो है हमारे को श्योरिटी देता है कि चलो हम इसको आपके लिए मैनेज करेंगे, क्योंकि आप हमारे एक तरह से रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। तो ये बड़ी जरूरी बात है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी मिलती है कि हाँ जी आपको नोटों की पहचान होनी चाहिए, हम दिखाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, नोट वोट सब दिखाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई कहता है जितने भी आपके पास पैसे हैं, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि जो आपने स्टॉक खरीदा वो स्टॉक आपके रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, आपने हमसे लिया, हमने आपने $1000 हमसे ले लिए, वो रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। अब कोई आपको $1000 बेच के चला गया, कोई अमेरिकन आया, उसने कहा जी मैं अमेरिका से आया हूँ, $1000 है मेरे पास, आप कन्वर्ट कर दो। आपने जो बाइंग रेट था उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस एजेंट के पास $2000 हो गए, है ना। ये उसको उसी वक्त रजिस्टर के अंदर मेंटेन कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसका जो भी है ये आरबीआई के पास जाएगा, या आरबीआई इसको आपके साथ टैली करेगा, कभी हर रोज टैली करना है इसको। एजेंट क्या करता है, एजेंट के पास जो बेचने के लिए आता है, ठीक है, वो आरबीआई वाले रेट से ज्यादा में उसे खरीदता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मतलब उससे कम में खरीदता है। अगर 85 रुपए का बाइंग का रेट है तो वो 83 रुपए में खरीदता है, 83 रुपीज में खरीदता है, और आरबीआई को कभी बताता ही नहीं। ठीक है, खरीदा कम में, अब बेचता है, बेचने का रेट है 86 का, बेचता है उसको 87 में, आरबीआई को कभी बताता ही नहीं। तो कहाँ से खरीदता है? भाई फॉरनर से खरीदता है, मुझसे खरीदता है, आपसे खरीदता है। कनॉट प्लेस कभी घूमने के लिए निकलो, ठीक है, भरा पड़ा है कनॉट प्लेस। ठीक है, जितनी भी पूरे दुनिया के अंदर, उज्बेकिस्तान जाओगे तो लोग थैले के अंदर नोट लेके खड़े होते हैं। ठीक है, कि ये लोग आपको चेंज कराने हैं, जहां अनऑर्गेनाइज्ड है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैंने अपनी दुकान खोली है करेंसी एक्सचेंज करने की, मैंने अपना होटल खोला है, होटल के पास भी लाइसेंस, एक होटल है जिन्होंने लाइसेंस लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने भी लाइसेंस लिया हुआ है, दुकान खोली हुई है ना आपने, ऑनलाइन खोली है आपने दुकान। ठीक है, तो आपके पास खरीदने के लिए आया, फॉरनर आया, फॉरनर अपनी कंट्री से यूएस डॉलर या जीबीपी लेकर आया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लेकर आया, यूरो लेकर आया। ठीक है, उसने कहा जी बताओ मुझे 1 यूरो के आप कितने पैसे दोगे। आरबीआई का रेट था 80 रुपए का। ठीक है, कि आप खरीदोगे अगर तो उसको 80 रुपए दोगे। ठीक है, मैं बेच रहा था, मैं खरीद रहा था, मैंने कहा 78 रुपए दूंगा। आप फॉरनर हो, आप ले लेते हो। अब ये 78 रुपए के हिसाब से मैंने आपसे जो यूरो खरीदे, ये मुझे आरबीआई को बताना है। मैंने वो आरबीआई को कभी बताया ही नहीं, वो मैंने अपनी अलमारी में रख लिए ताला मार के। ठीक है, अब कोई खरीदने के लिए आ गया, क्योंकि उसको यूरोप घूमने के लिए जाना है, आपने जाना है ना यूरोप घूमने के लिए, तो आप कहते हो कि मुझे डॉलर चाहिए, तो मेरे पास तो अनक्लेम डॉलर पड़े हुए हैं, यूरो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको आरबीआई का रेट था बेचने का 85 रुपीज का, मैं बेचता हूँ 86 रुपीज में, क्योंकि आरबीआई को तो मैं कभी बताऊंगा ही नहीं। बीच में हर डॉलर पे मैंने 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, तो ये एक पैरेलल मार्केट चल रही है, एक पूरी की पूरी पैरेलल मार्केट चल रही है। ठीक है, जब मेरे को अगर, अब मान लो कि कोई ट्रैवल करता रहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। ठीक है, पर अगर कोई ट्रैवल करता रहता है, उसको 1 करोड़ रुपए लेकर जाने। ठीक है, अब वो 1 करोड़ रुपए आरबीआई के रेट के हिसाब से, ठीक है, अगर खरीदता है, तो मेरे भाई 1 करोड़ रुपए वाइट के होने चाहिए उसके पास।
50,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं दे सकते, पर 1 करोड़ रुपए तो कैश के पड़े हुए हैं। ठीक है, पाउंड की बात करते हैं। आरबीआई का रेट है 100 रुपए का। आरबीआई कह रहा है कि 100 रुपए के अंदर आप बेच दीजिएगा, पर वो पैसे वाइट में आएंगे। अगर 1 करोड़ रुपए वाइट में आएंगे तो 35% तो ऐसे ही कम हो गए। 35% तो आप टैक्स दे चुके हो गवर्नमेंट, वो तो ब्लैक है। ठीक है, अब ब्लैक को आपने लेकर जाना है किसी और देश में, राइट? यहाँ पकड़े जाएंगे तो दिक्कत है। तो वो 1 करोड़ रुपए जो कैश पड़े हैं, जो 100 रुपए का रेट है, मैं एजेंट को कहता हूं कि ऐसा है, 100 रुपए का आरबीआई का रेट है ना, तो 102 रुपए में दे। वो 102 रुपए में दे देता है। ठीक है, पाउंड आ गए। पाउंड लेकर आप चल पड़ते हो। अब जब आप चल पड़ते हो तो एयरपोर्ट पे कोई पकड़ लेता है कि भाई साहब इतने सारे पाउंड लेके कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो कहता है पाउंड लेकर जाना तो अलाउड है। ठीक है, ये तो मैं ले जा सकता हूँ, इसमें दिक्कत ही क्या है। तो कहता है कि भाई रिसिप्ट दिखाओ ना, आप जा रहे हो बिल्कुल जाओ, तो इसकी आपके पास रिसिप्ट भी तो होनी चाहिए। अगर इसकी आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, तो एजेंट कहता है, तो ट्रैवलर कहता है अब आप कहोगे कि भाई हमने तो जब भी हम इंडिया से बाहर गए या अपने देश से बाहर गए, तो हमने जब फॉरेक्स खरीदा हमने तो रिसिप्ट ली थी। हमने भी पाउंड खरीदे थे, हमने भी डॉलर खरीदे थे, हमने भी यूरो खरीदे थे, हमने तो रिसिप्ट ली थी। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो इनके पास बिना रिसिप्ट वाला आता कहाँ है। मेरे भाई, आपने रिसिप्ट जो ली थी, ठीक है, वो बिल बुक की नकली थी। वो बिल बुक सिर्फ आपके लिए थी। रियलिटी में जो बिल बुक उन्होंने आरबीआई को दिखानी है वो तो अलमारी में बंद पड़ी है। आरबीआई को तो रियलिटी में कभी पता भी नहीं चल पाया था कि इसने सच में कितने करोड़ों बेचे, कितने करोड़ों खरीदे। समझे आप? तो खेल बहुत बड़ा है। खेल बहुत बड़ा है, और खेल उन्हीं का ही है जिन्होंने करोड़ों यहां से वहां करते हैं। ठीक है, और आप सोचो कि 1 पैसे में, ठीक है, डिफरेंस कितना दे रहे हैं, सिर्फ 1 पैसे का डिफरेंस देंगे, इसी के अंदर लोग लाखों रुपए निकाल लेते हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 रुपी। एक 1 पैसा की जो डिफरेंस है वो 1 पैसे का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, और जैसे आप लोग वीजा का काम कर रहे हैं, टिकटिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट की फीस हमने पे करनी है, तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसको आप कैसे समझेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ऑनलाइन जो रेट है आज का है, ये आज की कैलकुलेशन की हुई है मेरी। ठीक है, और जो रेट है मैं इसका व्हाट्सएप भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1 USD का रेट है 83.57 का। एक एजेंट ने दिया, दूसरे ने दिया 83.20 का। रियलिटी में अलग रेट मिलता है हमारे को। ठीक है, बैंक जो रेट देता है वो हमेशा ज्यादा होता है, एयरपोर्ट पे और भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब $20,000 कनाडा ट्रांसफर करने हैं फीस के। ठीक है, जो स्टूडेंट देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है ऑनलाइन, तो उसको जो मिल रहा है डॉलर वो 83.57 का मिल रहा है। एजेंट को, जो सिर्फ बीएफसी फॉरेक्स के साथ लिंक्ड है, एक कंपनी है जो ये फॉरेक्स बेचती है,
वो इसको बेचती है 82.80 का, ठीक है। और सिर्फ इतनी सी एक ट्रांजैक्शन करके ये एजेंट 15,400 रुपए कमा लेता है। और इसके अंदर इसे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने स्टूडेंट क्लाइंट को किसी भी फॉरेक्स, जरूरी नहीं है वो BFC फॉरेक्स हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वो बिना 1 मिनट के अंदर 15,000 क्या 1-1 लाख रुपए भी कमाते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, ठीक है। ये आज के रेट हैं, ठीक है। कहाँ आपको फॉरेक्स के अपडेटेड रेट्स रूल्स मिलेंगे, उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, ये आप मुझसे ले सकते हैं। हु कैन टेक द लाइसेंस, ये मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। BFC फॉरेक्स के आप एजेंट बनना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने यहाँ दिखाया है, होलसेल। ये आप कह रहे हो ना कि आप आगे करोगे, तो वो खुद अपनी साइट के ऊपर, पहले तो एजेंट बनाते थे, अब इन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया है। कितने हम पैसे लेकर जा सकते हैं बाहर, $3,000 कैश लेकर जा सकता है हर एक कोई। तो आपके घर के अंदर अगर 15 लोग हैं तो $45,000 हो गए। $45,000 को आप कम से कम 35 लाख 40 लाख रुपए तो मानकर चलो। 35-40 लाख तो हर साल आप ट्रिप तो कुछ है ही नहीं। आप सोचो ना, 35-40 लाख रुपए वो अगर लेकर जा रहा है, वाइट कभी उसने किए ही नहीं, ब्लैक ले गया, तो ट्रिप का तो कोई खर्चा ही नहीं है, फ्री में ट्रिप है, पूरी दुनिया घूमते रहो, ठीक है। $250,000 हज लेकर जा सकते हैं। हज के बाद उसके बाद कहां से जो मर्जी लेते रहो, पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें। हाउ मच वी कैन ब्रिंग, हम इंडियन करेंसी में कितना लेकर आ सकते हैं। इंडियन करेंसी 25,000 से ज्यादा की नहीं लेकर आ सकते, ना ही 25,000 से ज्यादा की लेकर जा सकते हैं इंडियन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी अनलिमिटेड लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया से हम फॉरेन करेंसी लेकर जा रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम US से अपनी ब्लैक मनी लेकर आता है कोई, जितनी मर्जी लाए, गवर्नमेंट वुड बी वेरी हैप्पी, खर्चेगा तो इंडिया में ही, ठीक है। पर वो कहते हैं कि अगर $5,000 से ज्यादा आप लेकर आ रहे हो तो उसे डिक्लेयर करो, ठीक है। आप में से कई लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे करें, ठीक है, कि हम फॉरेक्स हमें अगर खरीदना है तो हम किससे खरीदें। तो ऑनलाइन अगर थोड़ा सा किसी से खरीदना चाहो तो एक कंपनी जो बड़ी हो गई है इसको करने में, वो है bookmyforex.com, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आप इसको बुक कर लेते हो। और थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहूंगा आपको कि इसमें भी 2 चीजें होती हैं कि आप फॉरेक्स कार्ड खरीद रहे हो या कैश खरीद रहे हो। जब हम कार्ड फॉर्म में लेते हैं, जिसे मनी कार्ड भी कहा जाता है या मल्टी करेंसी कार्ड कहा जाता है, तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। उसका एक फायदा ये होता है कि हार्ड कैश तो है नहीं, कहीं गुम भी हो जाएगा कार्ड तो कोई यूज नहीं कर पाएगा, और 24 घंटे के अंदर ही आप जहां पर भी हो नया कार्ड भेज देते हैं, पूरे दुनिया में आप कहां पर जहां पर भी हो, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, ठीक है, या जो शरीफ ट्रैवल करने वाले हैं, सभी शरीफ हैं हमारे जैसे ही, तो वो लोग फॉरेक्स कार्ड ही लेकर जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई ये कहे कि मुझे ट्रैवल करने जाना है, देखो कहाँ से आए हो बताना चाहोगे आप? बांग्लादेश से आए हैं स्पेशल कोर्स करने के लिए, तो ढाका रुपीस लेकर आए थे, ठीक है, कन्वर्ट ही नहीं हो पाए। और पहले जो एयरपोर्ट पे किए तो 79 रुपीस 79 पैसे के, हाँ 70 पैसे का। यहां पर एजेंट जो दे रहा है वो 50 पैसा दे रहा है, ठीक है, एक ढाका टका का। तो आप ये समझो कि रियलिटी में एक छोटी सी बात ये बोलूंगा मैं आपको कि ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा फॉरेक्स के अंदर, एज ए ट्रैवलर अगर हम समझे, सबसे फायदा होगा कि हम कैश में कन्वर्ट करवा लें, $US हो या पाउंड हो या यूरो हो, ठीक है, और उसी को ही लेकर जाएं, ठीक है। कार्ड पे लेकर जाने में नुकसान ही होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हार्ड कैश हमेशा ही काम आता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं कंक्लूड करूंगा, और इससे पहले मैं आपको बाय बोलूं, आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। बोलो क्या सवाल है केशव जी, जो असली क्लासेस हैं उसमें तो आते नहीं हो आप, बोलो क्या सवाल है। सर थोड़ा बीमार चला था मैं, अभी ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कल शाम को 7 बजे क्लास में आइएगा, कोई सवाल है तो पूछिए। मैं पूछना चाहता था सर कि जैसे मान लीजिए RBI का हमने लाइसेंस ले लिया,
बिल्कुल जो 25 लाख रुपया सर वाइट वाइट दिखाना पड़ेगा। जी, वाइट दिखाना पड़ेगा। बाकी आप गवर्नर को और चिट्ठी दूसरी बात मान लीजिए आपके वहां एक एमएलए है ना, 60,000 में चिट्ठी देते हैं, उनसे कहना चिट्ठी लिखवा देंगे। जी जी सर। एक सर और चीज पूछनी थी मैंने हम्म, कि मान लीजिए मैंने आज यूएस डॉलर का रेट 80 रुपीज के हिसाब से मैंने खरीद लिया, कल उसका प्राइस कम हो जाता है तो फिर उसका आरबीआई डिफरेंस देता है सर? नहीं, कभी नहीं देता। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई, आपने 60 रुपए में खरीदा, फिर वो 90 का हो जाएगा, तो आप उसे कहना आरबीआई को, सर ये 30 रुपए फालतू हो गए आपके, तो ये नहीं अपने नहीं आप। वो सर जैसे मान लीजिए बोलो बोलो। सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप है ना 2000 मतलब 20 साल से देखो कि करेंसी के रेट कहाँ से उठ के कहाँ आ गए हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है कि कभी लॉस में नहीं आता, कभी ये लॉस में नहीं होता। अपने आप में एक, जैसे लोग सोने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मानोगे कि आप लोगों ने शायद जब मोनेटाइजेशन हुआ था तो मैंने लोग, सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे सर करेंसी में उस समय। और ये मेरी जिंदगी के सबसे गोल्डन दिन थे फॉरेक्स में सर। मैंने सर बहुत कर्जे में था, 7 लाख रुपीज से मैं काम किया था वो, और मैंने 5 से 6 लाख रुपए कमाए थे उसमें। तो यही मैं भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब मोनेटाइजेशन हुआ था, तो यूरो ले लो, सबसे बड़ा दुनिया का जो नोट है जो आराम से मिलता है, मैं मिडिल ईस्टर्न की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो 500 यूरो का नोट है। ठीक है, तो 500 यूरो का जो नोट है वो आपका करीब क्या कहते हैं, 45,000 रुपए के आसपास बैठता है। एक नोट 45, एक आपके आपके पर्स के अंदर 30-40 हजार रुपए, 500-500 के नोट है ना आजकल, आपका एक नॉर्मल पर्स 30 से 40 हजार रुपए एब्जॉर्ब कर लेता है इंडियन। अब ये सोचो कि मतलब कि वो 60 नोट एब्जॉर्ब कर लेता है एक आदमी का नॉर्मल पर्स। ठीक है, तो आप ये सोचो कि उसके बाद यूरो के 500 यूरो के 60 नोट हो, तो उसकी जेब में कितने पैसे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को शायद सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, इसको ठीक ढंग से यूज कीजिएगा, गलत ढंग से यूज मत कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।